हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है एक वीडियो का पार्ट 2। और वीडियो की टॉपिक की बात करें तो जो वीडियो का टॉपिक था आपका है ये अभिजीत चावड़ा डार्क इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री नॉट टोट टू यू इन स्कूल। ये लिया गया है वीडियो रणवीर अलाहाबादी के चैनल से और उनके शो का नाम है द रणवीर शो। बिल्कुल भाई, द रणवीर शो का पार्ट 2 है। ये पहला पार्ट था, आपने बड़ा अच्छा रिस्पांस भी दिया है। और ये दूसरा पार्ट है। काफी भाइयों ने भी बोला था कि भाई जल्दी लाओ, तो ये है दूसरा पार्ट इसका। उसके आगे क्या हुआ था, अब एक्चुअली में मेन जो हेडिंग है ना इसकी अब चालू होगी इस पार्ट की। देखते हैं वीडियो, फिर करेंगे इस वीडियो पे बात। करते हैं वीडियो की शुरुआत में मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाए वहां हमसे जरूर जुड़ाइए। वीडियो देखते हैं डार्क साइड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हिस्ट्री। गांधी वर्सेस जिन्ना की कहानी चल रही थी। लेट्स गो। कर तब आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो मैं आपको दोनों साइड्स के बारे में, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में, ग्रे चीज़ों के बारे में पूछना चाहूँगा सर। हमारी हिस्ट्री बुक्स हमें डेफिनेटली झूठ कहती हैं। तो आपके अकॉर्डिंग अभी सच के बारे में बताइए, फिर क्या हुआ 1920s में, क्या होने लगा? तो 1920s में बहुत सारे ये रिलीजियस फ्रैगमेंटेशन हुआ, पोलराइजेशन हुआ धीरे धीरे। मोपला जेनोसाइड हुआ साउथ इंडिया में, मलबार में, केरला में, और बहुत सारे अलग चीज़ें हुई ऐसी विच वर ऑल पोलराइजिंग। और ये सब इट केम टू अ हेड इन द 1930s जब पाकिस्तान मूवमेंट का ऑफिशियल ये नारा लगने लगा भारत के अंदर। और मिस्टर गांधी हमेशा कहते थे कि पार्टीशन को मैं नहीं होने दूंगा, ओवर माय डेड बॉडी, ओवर माय डेड बॉडी। लेकिन शब्दों से क्या होता है, आप कुछ एक्शन तो लीजिए। कुछ किया उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने इसको स्टॉप करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर व्यूअर्स को दुख होता है मैं जो कहता हूँ उसे, मैं कहूँगा कि सारा का सारा मिस्टर गांधी का राइटिंग्स ऑनलाइन अवेलेबल है। एवरीथिंग, सब कुछ ऑनलाइन आपको फ्री ऑफ चार्ज मिलेगा। आप स्वयं पढ़ लीजिए। आपको जो मिस्टर गांधी के जो व्यूज़ थे और उनके जो ओपिनियंस थे, उनके राइटिंग्स सबके सारे के सारे ब्लैक एंड व्हाइट में उपलब्ध है। तो ब्रिटिश लोग ने इन सब अलग अलग फैक्शंस को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा किया। और फिर जब जरूरत पड़ती थी तब कांग्रेस पार्टी के जो मेन लीडर्स थे उनको एक वेकेशन पे भेजते थे इन जेल्स, 5-स्टार जेल्स। और फिर सिचुएशन को थोड़ा डिटीरियोरेट होने देते थे, कम्युनल राइट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये सब चल रहा था एंड देयर वाज अ डेफिनेट पुश टुवर्ड्स द पाकिस्तान मूवमेंट। अभी वेस्टर्न इंडिया में, पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन में, पश्तूनिस्तान जैसे कहते हैं, वहाँ पर एक और मूवमेंट चल रही थी, खुदाई खिदमतगार। उनके जो लीडर थे वो खान अब्दुल गफार खान थे। ही वॉज अ गांधीयन। वो दिल से मिस्टर गांधी की फिलॉसफी को मानते थे। वो सोचते थे कि हमें नॉन वायलेंट होना है और हम कभी भी भारत का बंटवारा नहीं होने देंगे। तो मिस्टर खान अब्दुल गफार खान वॉज अ ट्रू पेट्रियट। उन्होंने पश्तून लोगों को मोबिलाइज किया। पश्तून को आज हम किस रूप में देखते हैं? तालिबान, मुजाहिदीन। मिस्टर खान अब्दुल गफार खान ने पश्तूनों को एज अ पीसफुल नॉन वायलेंट ग्रुप के तरह मोबिलाइज किया और उन्होंने सत्याग्रह किए इस रीजन में। और ही अलाइड विद मिस्टर गांधी, नॉट विद मिस्टर जिन्ना, क्योंकि मिस्टर खान अब्दुल गफार खान एक यूनिफाइड भारत चाहते थे। पॉसिबली भारत अफगानिस्तान का भी यूनिटी चाहते थे वो, क्योंकि वो एक्चुअली अफगान थे, पश्तून थे। लेकिन इवेंचुअली उनका बिट्रेयल हो गया। ही वांटेड यूनिफाइड इंडिया, लेकिन एट द लास्ट मिनट पार्टीशन का ग्रीन लाइट मिल गया फ्रॉम मिस्टर गांधी, फ्रॉम मिस्टर नेहरू, फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। और श्री गफार खान का लास्ट सेंटेंस था टू मिस्टर गांधी दैट यू हैव थ्रोन अस टू द वुल्व्स। क्योंकि फिर उनके जो पश्तून लोग थे, दे बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान, उनका टेरिटरी बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। एंड मिस्टर गफार खान, ही स्पेंट द मेजॉरिटी ऑफ हिज लास्ट ईयर्स इन हाउस अरेस्ट इन पाकिस्तानी टेरिटरी। और जब उनकी मृत्यु हुई तब उनको दफनाया गया अफगानिस्तान में, आई थिंक जलालाबाद में। सो ही वॉज अ मैन हु स्पैन्ड 3 countries, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। ही वॉज अ ट्रू इंडियन एंड अ ट्रू नेशनलिस्ट, ट्रू पेट्रियट। तो मिस्टर जिन्ना, उनके ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे थे शुरुआत में, लेकिन फिर उन्होंने
यू टर्न कर दिया एंड ही बिकेम अ ट्रेटर टू हिज ओन कंट्री। फिर एक इंटरेस्टिंग एपिसोड आता है 1946 में। अभी 1946 में क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हो गया था और बहुत सारे भारतीय सोल्जर्स ने यूरोप में, अफ्रीका में, अलग अलग जगहों में ब्रिटेन के लिए इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था। बहुत भारतीय लोग मर गए सोल्जर्स, लेकिन सबसे ब्रेव, सबसे शूरवीर भारतीय सोल्जर्स थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा फाइटिंग एलाइज की तरफ से भारतीय सोल्जर्स ने किया था। इट इज़ बिकॉज ऑफ इंडियन सोल्जर्स की एलाइज जीत सके थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद ये पूरा जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी था उसके सारे सोल्जर्स को वापस भारत भेजा और धीरे धीरे उनको डीमोबिलाइज करना था। तो नाउ दे वर अनऑक्यूपाइड, वो फ्री थे, उनको कुछ काम, कुछ ड्यूटीज नहीं थे उनके। तो क्या हुआ कि जो भारतीय नेवी थी, बहुत बड़ी नेवी थी, कुछ 70-80 शिप्स थे उसके, वॉर शिप्स, बैटल शिप्स, ये सिंगापुर से लेकर पर्शियन गल्फ तक और हाँ इस पूरे रीजन में फैले हुए थे। अभी जो डीमोबिलाइज हो रहे थे सोल्जर्स बॉम्बे में, उस समय बॉम्बे कहते थे, मुंबई नहीं कहते थे, तो जो सोल्जर्स डीमोबिलाइज हो रहे थे उनके अगेंस्ट जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया, बहुत रेसिज्म किया। तो इन सोल्जर्स ने रेबेलियन शुरू कर दिया, नेवल सोल्जर्स ने, नेवल सेलर्स ने, और उन्होंने कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को कैप्चर कर लिया और ये सब न्यूज़ फैला दिया पूरे ब्रिटिश इंडियन नेवी में कि हम रेबेलियन कर रहे हैं। तो ओवरनाइट सारे के सारे शिप्स रेबल हो गए और अचानक से द एंटायर ब्रिटिश इंडियन नेवी वाज अ रेबल फोर्स, पायरेट्स बन गए। और फिर क्या हुआ कि जो सिविलियंस थे बॉम्बे में, कराची में, विशाखापट्टनम में, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। दे स्टॉप्ड ओबेइंग द ब्रिटिश ऑर्डर्स। राइट्स हो गए बॉम्बे में और ब्रिटिश लोग ने पुलिस को बोला फायर करो, पुलिस ने फायर करने से मना किया। ये कब की बात है सर? 1946, ओके, अर्ली 1946 की बात है। फिर उनको आर्मी को लाना पड़ा और फिर सिविलियंस पर फायरिंग हुई मुंबई में, कराची में, विशाखापट्टनम में। आप किसी भी हिस्टोरियन के बुक्स में ये देखेंगे नहीं, ये हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ बॉम्बे, ओके। फिर और राइटिंग हुआ और प्रॉब्लम हो गया और पूरा का पूरा इंडियन नेवी रेबल विद्रोह कर चुका था। एक दो सिर्फ शिप्स थे जिनके कैप्टन अभी भी ब्रिटिश साइड पर थे। अब क्या हुआ कि जो इंडियन सेलर्स थे सारे शिप्स में, उन्होंने 3 झंडे लगाए। एक तो कांग्रेस पार्टी का झंडा था, एक मुस्लिम लीग का झंडा था और तीसरी मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। 3 झंडे लगाए। तो अब क्या हुआ कि भारतीय पॉलिटिकल क्लास डर गया कि 1946 से हमारे को एक आध वर्ष में सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस मिलने वाली है। अगर ये लोग विद्रोह करेंगे और ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ये न्यूज़ पहुंच जाएगा तो आर्मी भी विद्रोह कर देगी एंड देन ब्रिटिश रूल इज ओवरनाइट। 24 घंटे में ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा, क्योंकि द एंटायर बेसिस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज द मिलिट्री, जिसमें सब इंडियंस ही थे। जब तक मिलिट्री उनके कंट्रोल में थी तब तक इंडिया उनके कंट्रोल में था। अभी नेवी विद्रोह कर चुकी थी, ये बात आर्मी को मालूम पड़ गई तो खत्म। और फिर कांग्रेस पार्टी गई, मुस्लिम लीग गई, सब गए। इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस थ्रू फोर्स, नॉट थ्रू पॉलिटिक्स। तो और इस कहानी की वजह से ब्रिटिश एम्पायर बहुत कमजोर दिखता है। बहुत, शायद उनकी खुद की ब्रांडिंग के लिए ये हिस्ट्री बुक से निकाला गया, क्योंकि हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में जो हमें सिखाया जाता है कि हाँ इंडियन सोल्जर्स फॉट इन वर्ल्ड वॉर 2 और उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर हैड देयर ओन प्रॉब्लम और फिर इंडिपेंडेंस मिल गई। ये बहुत हिस्ट्री इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड न्यूअंस। बहुत सारा वाइट वॉश कर दिया है। इस चैप्टर को बहुत वाइट वॉश करते हैं। इस चैप्टर को कहते क्या है? द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी 1946। इसको म्यूटिनी कहते हैं या रिबेलियन कहते हैं, व्हाटएवर। तो क्या होता है कि अभी कांग्रेस पार्टी के लीडर्स एसेंशियली मिस्टर गांधी डर गए, भाई ये तो नहीं होना चाहिए, हम तो वी बिलीव इन नॉन वायलेंस, ये क्या कर रहे हैं ये लोग। तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन इश्यू किया कि आप ये सब क्या कर रहे हो, यू कैन नॉट डू सच थिंग्स। मिस्टर जिन्ना ने भी स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन इश्यू किया कि वी डू नॉट सपोर्ट दिस एट ऑल। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को ये अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, उन्होंने सपोर्ट किया नेवल रेबेलियन को। फिर मिस्टर गांधी ने, उनके जो हेंचमैन थे मिस्टर पटेल से, मिस्टर गांधी
used Mr. Patel as the enforcer of the Congress party. सारा ऑर्गेनाइजेशन का काम मिस्टर पटेल करते थे, सारा जो enforcement of rules and obedience मिस्टर पटेल करते थे. He was the Iron Man and he was Mr. Gandhi's right hand man. तो मिस्टर गांधी ने मिस्टर पटेल को बॉम्बे भेजा, मुंबई भेजा, इन सब विद्रोहियों से निगोशिएट करने के लिए. मिस्टर पटेल मुंबई आए, इन्होंने इनसे निगोशिएट किया, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी, आप अपने हथियार डाल दीजिए, आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, यू विल बी गिवन ऑल योर राइट्स, फ्रीडम्स, एवरीथिंग. तो ये सब हताश हो गए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, मेजर पॉलिटिकल पार्टी हमें सपोर्ट नहीं कर रही, कांग्रेस भी नहीं कर रही, महात्मा जी भी नहीं कर रहे, श्री जिन्ना भी नहीं कर रहे. तो ये हताश हो गए, डिमोरलाइज हो गए और उन्होंने हथियार डाल दिए. तो ये ब्रिटिश एम्पायर 1946 में बच गया. एज सून एज इन्होंने हथियार डाले, सबको कैदी कर दिया, सबका कोर्ट मार्शल हो गया, सबका पेंशन चला गया. आज उनका क्या हुआ है कुछ पता भी नहीं है. सो श्री पटेल ने जो उनको आश्वासन दिया था, प्रॉमिस दिया था, इमीडिएटली ब्रेक हो गया, इमीडिएटली, और ब्रिटिश एम्पायर बच गया. फिर श्री जिन्ना ने उसी साल में कोलकाता में डायरेक्ट एक्शन डे शुरू कर दिया. मतलब इट वाज अ होल स्केल मैसेकर ऑफ हिंदूज. देयर इज नो अदर वे ऑफ पुटिंग इट. इट वाज अ होल स्केल मैसेकर ऑफ हिंदूज इन कोलकाता. इसका पर्पस क्या था? टू प्रेसिपिटेट द पार्टीशन ऑफ इंडिया. तब तक गांधी जी बोले थे नहीं हम नहीं करने देंगे, हम नहीं चाहते. अब मिस्टर जिन्ना ने कहा कि अगर आप पार्टीशन अगर हम हमें पाकिस्तान नहीं देंगे तो हम सिविल वॉर करेंगे. और फिर गांधी जी ने ये सब देख के बोला कि हाँ ठीक है भाई, हो जाने दो पार्टीशन, पाकिस्तान हो जाने दो. सो दीज आर द रूट्स, द ओरिजिन्स ऑफ पार्टीशन. और ब्रिटिश भी ये चाहते थे कि एक यूनिफाइड भारत नहीं रहे. अगर आप ब्रिटिश एम्पायर को देखेंगे और उसका जो सक्सेसर स्टेट है अमेरिकन एम्पायर, ये हमेशा पार्टीशन करते हैं, जहाँ से भी निकलते हैं. कोरिया में देखिए क्या हुआ, नॉर्थ साउथ. इंडिया में देखिए 3-4 टुकड़े हो गए. आयरलैंड को देखिए, एक आयरलैंड है और एक नॉर्दर्न आयरलैंड है. नॉर्दर्न आयरलैंड आज भी ब्रिटिश ऑक्यूपेशन में है. इट इज अंडर ब्रिटिश मिलिट्री ऑक्यूपेशन. ये हर जगह ऐसा करते हैं. अफ्रीका में देखिए मैप, स्ट्रेट लाइन्स हर जगह. क्या है ये? दे डोंट रिस्पेक्ट एथनिक बाउंड्रीज, कुछ भी नहीं. सो ये हमेशा ऐसे टुकड़े करते हैं देशों के और कल्चर्स के. पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ये तो सिख एम्पायर के समय का स्टोरी है. अगर आप चाहेंगे तो मैं बता दीजिए. तो ये तुर्कों का रूल था भारत में, मुगलों का रूल था. फिर क्या हुआ कि मराठास ने भारत को लिबरेट किया, मराठा एम्पायर ने. उसके बाद मराठा एम्पायर भी डिसइंटीग्रेट होने लगा 19th 17th 18th 19th सेंचुरी में, राइट. अभी 1800s का जो फर्स्ट हाफ है, 1800 से 1850 का वो वाला हाफ, उसमें एक बहुत ही महान लीडर का इमर्जेंस हुआ, महाराजा रंजीत सिंह जी. ये सिख रूलर थे. उसके पहले बहुत सारे सिख मिसलें थी, अलग अलग फ्यूडल स्टेट्स थे. फ्यूडल स्टेट्स नहीं, लेकिन यू कुड से वॉरियर स्टेट्स सिखों के. वो 18th सेंचुरी में थे. तो 19th सेंचुरी में महाराजा रंजीत सिंह का आगमन हुआ, उनका राइज हुआ. उन्होंने एक बड़ा किंगडम स्थापित किया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जिसको एम्पायर भी कहते हैं, सिख एम्पायर. इतना बड़ा नहीं था लेकिन बहुत पावरफुल था. इन्होंने क्या किया कि अफगान जो थे, जिन्होंने कश्मीर में और पंजाब में सदियों तक एट्रोसिटीज की थी, उनको पनिश करने के लिए अफगानिस्तान को इन्वेड किया. अफगान टेरिटरी को सिख एम्पायर में इनकॉर्पोरेट कर दिया और उन्होंने एक पूरी बड़ी बाउंड्री बना दी, राइट, बिटवीन सिख एम्पायर एंड द अफगान एम्पायर, दुरानी एम्पायर. फिर महाराजा रंजीत सिंह का जो देहांत हुआ 1839 के आसपास, रफली, दर्शक चेक कर सकते हैं. उनका देहांत होने के बाद इमीडिएटली उनका एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया 10 वर्षों के अंदर. और ब्रिटिश एंग्लो सिख वॉर हुए थे. इवेंचुअली द ब्रिटिश प्रिवेल्ड. तो उन्होंने फिर जो सिख महाराजा रंजीत सिंह का जो एम्पायर था, जिसका बाउंड्री था विथ द दुरानी एम्पायर, उसको इंडिया और अफगानिस्तान का बाउंड्री बना दिया. बट उसमें बहुत सारा पश्तून टेरिटरी था जो महाराजा रंजीत सिंह ने जीता था एज अ पनिशमेंट अगेंस्ट द अफगान्स फॉर देयर एट्रोसिटीज. तो ये ड्यूरांड लाइन बन गया इवेंचुअली, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बाउंड्री है आज. उस समय भारत और अफगानिस्तान का बाउंड्री था. सो इट इनकॉर्पोरेटेड अ लॉट ऑफ पश्तून टेरिटरी. तो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो ये है.
ये ड्यूरांड लाइन को अफगानिस्तान वाले लोग और पश्तून लोग मानते नहीं है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो पश्तूनिस्तान हिस्सा है वो भी अफगानिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। सो दैट इज द रूट ऑफ द टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बहुत ही सीरियस टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, वहाँ पीस नहीं होने वाला है अनफॉर्चुनेटली अगले 5-10 सालों में। हाँ, और बढ़ेगा अनफॉर्चुनेटली, ये चलेगा। अभी पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो आप देखिए क्या है, इट इज गेटिंग वर्स आज के डेट में 2022 में। एनीवे मैं बहुत आगे आ गया। तो ये सब हिस्ट्री है, ये सब ब्रिटिश लोग ने इधर उधर सब किया है, उन्होंने डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी किया है। तो अभी ब्रिटिश लोग, जो ब्रिटिश एम्पायर था जो यहाँ से जा रहा था 1947 में, ये बाल बाल बच गए कि इंडियन नेवल रिबेलियन फेल हो गया। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग ने साथ में मिलकर इस रिबेलियन को फेल करवाया। फिर एक ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, पार्टीशन हुआ। पार्टीशन क्यों हुआ? क्योंकि ये अभी भी कुछ इन्फ्लुएंस रिटेन करना चाहते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। बाजू में ही इतना बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, राइट? और ये पूरा गल्फ रीजन एंड द अरेबियन पेनिनसुला। तो उसके पास दे वांटेड अ कंट्री और अ स्टेट विच इज अलाइड विद देम। अब अगर भारत को आप छोड़ के जाओगे तो भारत तो 200 वर्ष तक उनके कदमों के नीचे था। भारत उनके लिए पॉजिटिवली प्रीडिस्पोज नहीं होगा। तो उन्होंने भारत को तोड़ा, और जिस कंट्री को उन्होंने क्रिएट किया इट विल डेफिनेटली बी पॉजिटिवली इंक्लाइंड टुवर्ड्स ब्रिटेन एंड द वेस्ट। तो पाकिस्तान को इसलिए उन्होंने क्रिएट किया। और कश्मीर डिस्प्यूट भी उन्होंने इसलिए ओपन किया ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था टू रिटेन सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द सब कॉन्टिनेंट एंड इन द गल्फ रीजन। मतलब ये एक्चुअली इस कहानी में विलन सिर्फ ब्रिटिश नहीं है, पूरा वेस्टर्न फ्रंट है। उस समय ब्रिटिश ही थे। ओके। उस समय ब्रिटिश मेन प्रिंसिपल एक्टर्स थे। बट जो आप कह रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका बिकेम द वर्ल्ड सुपर पावर। हाँ, वो ब्रिटेन के टूटने के बाद जो उन्होंने भारत को छोड़ दिया, उसके बाद एसेंशियली उन्होंने 1945 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर एंड हुआ और ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट, एक पूरा रीफ्रेमिंग रीशेपिंग ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर हुआ इन द यूएस, ब्रेटन वुड्स होटल में। तो उसमें ये एसेंशियली हैंड ओवर ऑफ पावर हुआ फ्रॉम लंदन टू वॉशिंगटन। लेकिन उस समय भी 1947 में भी प्राइमरी पावर सब कॉन्टिनेंट में और गल्फ में उस समय भी ब्रिटेन था, बट दे स्लोली हैंडेड इट ओवर विद इन अ डेकेड ओवरऑल टू द यूएस। कोल्ड वॉर के समय की बात है। तो ब्रिटिश की इंटेंशन क्या थी तब? उनके दिलों में क्या था? उनके दिलों में भारत को तोड़ना था। दे हेटेड इंडिया। और किसी भी देश को आपने 200 वर्ष तक प्लंडर किया है, आप उसको छोड़ के जाएंगे तो ये फिर से बढ़ेंगे और ताकतवर होंगे, तो किसी दिन आपको वापस उसका रिवेंज तो फेस करना पड़ेगा। उससे अच्छा आप तोड़ दो देश को और एक दूसरे से लड़वाओ। सो ऐसा करने से आपके लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट चलेंगे। जैसे उन्होंने अफ्रीका में किया, उन्होंने बहुत बारी एक्सपेरिमेंट किया है। अलग अलग जगह पर आप किसी एथनिक ग्रुप का जो टेरिटरी है उसको काट दो और उसको मिक्स करो दूसरे एथनिक ग्रुप की टेरिटरी से। सो आपका एक ये स्क्वायर देश बना अफ्रीका में, उसमें 3 अलग अलग एथनिक ग्रुप्स है जो ट्रेडिशनली साथ में नहीं रहते। अब आप उनको फोर्सिबली साथ में डाल दिया है तो सिविल वॉर होगी। देन यू कैन कीप प्लंडरिंग, मतलब आपस में लड़ते रहेंगे। हाँ, आज भी अफ्रीका कॉलोनाइज्ड है, आज भी कॉलोनाइजेशन चल रहा है एक्टिवली, हमें दिखता नहीं है। हम कहते हैं वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट से और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से, ये सब सिर्फ आई वॉश है, दिखावा है। एक्चुअल पावर्स, यूरोपियन पावर्स आज भी है अफ्रीका में। तो ये अगर आप ऐसे सिविल वॉर्स करवाते रहेंगे तो ये सब आपका उधर इन्फ्लुएंस रहेगा हमेशा एज अ मीडिएटर, एज द बेनेवोलेंट फॉरेन पावर। ये बहुत पुराने जियोपॉलिटिकल ट्रिक्स है फ्रॉम द ओल्ड प्लेबुक। तो भारत में भी उन्होंने ये किया है। तो भारत का बंटवारा अलग अलग देशों में कर दिया, श्रीलंका अलग हो गई। अगर हम चाहते, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती तो हम ये नहीं होने देते। अगर फॉर एग्जाम्पल श्री सुभाष चंद्र बोस प्रिवेल करते तो बहुत ही अलग सिचुएशन होता भारत में। पाकिस्तान और भारत का कभी बंटवारा होता ही नहीं। अभी क्या हुआ था कि जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसमें हिंदू सोल्जर्स थे, सिख सोल्जर्स थे, मुस्लिम सोल्जर्स भी थे। दे फॉट टुगेदर, दे ब्लेड टुगेदर, दे डाइड टुगेदर एंड दे ऑल रिकॉग्नाइज सुभाष चंद्र बोस एज देयर लीडर। उन सुभाष चंद्र बोस के लिए जीने और मरने के लिए तैयार थे एनी टाइम, हिंदूज भी और मुस्लिम्स भी और सिख्स भी। अभी वही सेम सोल्जर्स
सुभाष चंद्र बोस का डिसअपियरेंस हो गया, आईएनए को डिसबैंड कर दिया, फिर वही सोल्जर्स जो मुस्लिम सोल्जर्स थे उसमें बहुत सारे, वो पाकिस्तान चले गए। इसका मतलब क्या है कि अगर एक स्ट्रांग लीडर होता, भारतीय लीडर, तो फिर वो भारत को अलीजेंस जरूर देते। लेकिन मिस्टर नेहरू जैसा कोई लीडर आ गया जो अनफॉर्चुनेटली इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे, तो ये जो मुस्लिम सोल्जर्स थे उनके जैसे लीडर को एक्सेप्ट करना चाहते नहीं थे। उससे अच्छा वो चाहते थे कि अलग उनका देश बन जाए। तो इसका मतलब ये है कि अगर सुभाष चंद्र बोस जीतते ये वॉर, तो भारत का बंटवारा कभी भी नहीं होता, गारंटीड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हार गए और वो डिसअपियर हो गए। उसकी पूरी अलग कहानी है। राइट। क्या लगता है सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ सर, अकॉर्डिंग टू यू? वो जो कंस्पिरेसी थियरीज हैं, वो एक नाम भूल गया, समथिंग बाबा, गुमनामी बाबा। हाँ, गुमनामी बाबा वाली कंस्पिरेसी थियरी। प्लेन क्रैश तो हुआ ही नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है। फॉर्मोसा, आज ताइवान कहते हैं उसे, अगर आप वहाँ जाएंगे वो एयरपोर्ट अभी भी है, वहाँ पर ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं कि वहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था। राइट, पहली बात तो ये है। और सारी की सारी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये दिखाती है कि मिस्टर बोस वाज अलाइव आफ्टर दैट। और भारत में जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है बहुत स्ट्रांग है कि गुमनामी बाबा वही थे, सुभाष चंद्र बोस, और उनका देहांत 1985 में हुआ। सो बहुत सारे पीसेस ऑफ एविडेंस है, उनके राइटिंग्स है, उनके चश्मे है, बहुत कुछ और है। उन्होंने पब्लिक आई में कुछ किया क्यों नहीं? बिकॉज उनका पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं था। बहुत सारे पहली बात तो ये है कि उन्होंने एक्सिस पावर्स के साथ अलायंस किया था, विद जापान एंड ऑल्सो विथ नाजी जर्मनी। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। ये उस समय किसी को पता नहीं था कि हिटलर क्या कर रहा था विद द ज्यूज एंड द रोमानी पीपल, किसी को पता नहीं था। उस समय यही पता था कि हिटलर वाज फाइटिंग द यूके, तो भाई क्यों नहीं, व्हाई नॉट अलाइव विद हिम। तो मिस्टर बोस ने हिटलर के साथ अलायंस किया, फिर वहां से जापान गए, उनके साथ अलायंस किया, वहां से उन्होंने पूरी सेना को रेज किया एंड सो ऑन। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत में उनके जो अलाइज थे वो हार गए, और फिर जो ब्रिटिश थे और मिस्टर नेहरू और बाकी जो लोग थे, उन्होंने मिस्टर बोस को एज अ वॉर क्रिमिनल पेंट किया। और अगर वॉर क्रिमिनल वापस आता है बाहर पब्लिक आई में, तो उसको हैंग करेंगे। बिकॉज न्यूरनबर्ग ट्रायल्स में बहुत सारे नाजी लीडरशिप को हैंग किया, टोक्यो में भी ये सब हुआ, हिदेकी तोजो को हैंग किया। देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि सुभाष चंद्र बोस को भी हैंग करते इफ ही हैड कम आउट इन द पब्लिक। सो इट इज पॉसिबल कि ऐसा कोई अग्रीमेंट था या अंडरस्टैंडिंग था कि ही विल नेवर कम आउट इन पब्लिक। एंड सो देयर आर मल्टीपल रीजंस, पॉसिबल रीजंस। अभी भी 100% प्रूफ नहीं है कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस ही थे, लेकिन 95% प्रूफ, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो हमें बताता है कि वही थे। सर, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पूछना चाहूँगा। हाँ, क्या हुआ पार्टीशन के बाद जब वो पाकिस्तान चले गए? तो श्री जिन्ना को अपना देश मिल गया, वो पाकिस्तान चले गए, और उस समय उनको ऑलरेडी ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया था, काफ़ी एडवांस स्टेज में थे टीबी के। तो ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक, पाकिस्तान के वजीर आजम, और एक आध वर्ष के अंदर ही आई थिंक उनका देहांत हो गया मिस्टर जिन्ना का। और क्यूरियस बात यह है कि आज भी मिस्टर जिन्ना का फैमिली अवेलेबल, है उपलब्ध दुनिया में, उनके डिसेंडेंट्स आज भी जीवित है। उनमें से कोई भी पाकिस्तानी नहीं है। उनकी बेटी ना पाकिस्तानी नहीं बनी। उनकी जो बेटी थी उनका नाम था दीना, शायद दीना। सो शी वॉज काइंड इनफ टू अवर फादर कि वो इंडियन नहीं बनी, शी बिकेम अमेरिकन और कैनेडियन ऐसा कुछ। तो उसने कोई और सिटीजनशिप ले लिया। और मिस्टर जिन्ना के जो ग्रैंडसन है नस्ली वाडिया, वो भारतीय है। नस्ली वाडिया का जो बेटा है नेस वाडिया, वो भी भारतीय है। तो मिस्टर जिन्ना का जो भी सर्वाइविंग फैमिली है उनमें से कोई भी पाकिस्तानी नहीं बना। सो दैट इज द ग्रेटेस्ट फेलियर ऑफ मिस्टर जिन्ना, कि nobody bought, his own family did not buy into his vision and the country that he was given. ये बात है सर। तो मैंने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में ये सोचा था कि हम प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में भी बात करेंगे, पर ये प्री इंडिपेंडेंस फेज को लेके ही बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है लोगों के, गलत फहमियाँ हैं लोगों के। एंड आई होप कि इस एपिसोड के थ्रू वो गलत फहमियाँ अभी थोड़े सॉल्व हो चुके हैं, या एटलीस्ट थोड़ा पर्सपेक्टिव मिल चुका है। तो इस पॉडकास्ट के अंत में आप कुछ कहना चाहोगे प्री इंडिपेंडेंस भारत, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस पाकिस्तान और प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के कहानी के बारे में, जो लोगों को जानना चाहिए टू एंड दिस पर्टिकुलर एपिसोड? लोगों को यही जानना चाहिए कि हम एक ही लोग हुआ करते थे, हमारे ओरिजिन्स एक ही है,
ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि जो हमारे जो मुसलमान हैं, हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं, वो इन्वेडर्स के डिसेंडेंट्स है। ये बिल्कुल नहीं है। अगर आप जेनेटिक एविडेंस को देखेंगे तो दे आर द सेम एज अस। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग अपना जेनेटिक टेस्ट करवाते हैं, 23andMe ऐसा कुछ तो आता है, अलग अलग ऑनलाइन टेस्ट आप करवा सकते हो। सो जेनेटिकली हम एक ही लोग हैं, हमारा पास्ट वही एक ही है, हमारे पूर्वज भी सेम है, लेकिन बिकॉज ऑफ द इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री आज हम अलग अलग बट गए हैं। लेकिन वी नीड टू फाइंड अ वे टू लिव, टू गो फॉरवर्ड टुगेदर, यही कहूँगा मैं। सर, दोनों इंडिया और पाकिस्तान के फ्रीडम हिस्ट्री में या फ्रीडम स्ट्रगल के हिस्ट्री में शायद सबसे दो इम्पॉर्टेंट इंसान महात्मा गांधी जी थे और मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे। सर, तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों की लेगेसी क्या है इंडिपेंडेंस के बाद? मतलब इसी एपिसोड में मैंने आपको उनके इंटेंशंस के बारे में पूछा, तो उसी सवाल का एक एक्सटेंशन सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि क्या लगता है उनकी लेगेसी क्या है? क्योंकि पाकिस्तान के नोट्स पर जिन्ना साहब के फोटोज छपते हैं, इंडिया के नोट्स पर महात्मा गांधी के फोटोज छपते हैं, बट समवे ब्रिटिशर्स का भी हाथ रहा है इन चीज़ों में कि इतिहास इन दोनों इंसान को कैसे याद रखेगा और स्कूल्स में इन दोनों इंसानों के बारे में क्या सिखाया जाएगा, लोगों के दिलों में इन दोनों इंसानों को लेकर क्या राय होगी। पर आपके अकॉर्डिंग एज अ न्यूट्रल हिस्टोरियन, मतलब आप बस ऑब्जेक्टिवली इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो कॉन्स्टेंटली, आप क्या कहना चाहोगे? अगर हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करें और सोचे कि आज से 100 साल बाद अगर कोई हिस्टोरियन या हिस्टोरियंस इस चैप्टर ऑफ हिस्ट्री को एग्जामिन करेंगे तो उनका इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा। आज हमारा काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट आज भी है। हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो इमोशनली सोचते हैं। आई फील कि यंगर जनरेशन का थोड़ा कम है। अच्छी बात है। आई थिंक कि मिस्टर जिन्ना का लेगेसी पहले देखते हैं। मिस्टर जिन्ना ने एक कंट्री को जन्म दिया, वी कैन से, वो आज एक फेल्ड स्टेट है अनफॉर्चुनेटली। आज वहाँ पर डिक्टेटरशिप है, आर्मी रूल है, ISI रूल है, डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स है। और उनके स्वयं के जो फैमिली वो वहाँ नहीं रहा। सो मिस्टर जिन्ना का लेगेसी यही है, ही क्रिएटेड अ फेल्ड स्टेट विच इज़ रन बाय अ ग्रुप ऑफ जनरल्स, और कुछ नहीं। वो चाहते थे कि डेमोक्रेसी हो, ये सब हो, इट विल बी, पता नहीं क्या टर्म यूज़ करते थे, लाइक यूटोपिया, राइट? यूटोपिया तो बना नहीं, इट बिकेम द ऑपोजिट ऑफ यूटोपिया, इट हैज़ बिकम अ हेल फॉर द पीपल। आई थिंक हमारे पाकिस्तानी दर्शक भी ये जानेंगे, आई मीन एक्सेप्ट करेंगे कि उनके देश की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। इट इज़ इन अ बैड कंडीशन, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर आप मिस्टर गांधी का लेगेसी देखेंगे तो उनका लेगेसी एसेंशियली है मिस्टर नेहरू एंड हिज रूल और एंड हिज पार्टी रूल। सो मिस्टर गांधी ने अनडेमोक्रेटिकली मिस्टर नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनवाया था। जब प्राइम मिनिस्टर का चॉइस करने वाले थे तो देयर वाज अ डेमोक्रेटिक वोट इन द कांग्रेस पार्टी, और ओवरवेलमिंगली सबने वोट किया था मिस्टर पटेल के लिए, और मिस्टर नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था। लेकिन मिस्टर गांधी ने ऐसा कहा कि मैं फास्टिंग करूंगा, फास्ट अंटिल डेथ, तो आप एक्सेप्ट कीजिए मिस्टर नेहरू को। फिर मिस्टर पटेल ने भी कहा कि मैं मिस्टर नेहरू को एक्सेप्ट करता हूँ, एंड दैट्स हाउ दिस एंटायर थिंग हैपेंड। क्यों, लॉजिक क्या था? आई थिंक द ब्रिटिश लाइक मिस्टर नेहरू मोर देन मिस्टर पटेल। मिस्टर पटेल डेफिनेटली मिस्टर गांधी के राइट हैंड मैन थे, लेकिन ही वॉज मच मोर नेशनलिस्टिक एंड पेट्रियोटिक, और वो एक रियलिस्टिक व्यक्ति थे। उन्होंने पूरे भारत को यूनिफाई तो किया, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को इनकॉर्पोरेट किया बाय हुक और बाय क्रुक इनटू द इंडियन यूनियन। सो ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन, बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति थे, और बहुत पेट्रियोटिक तो थे ही। मिस्टर नेहरू, मैं नहीं कहूँगा कि नॉट पेट्रियोटिक नहीं थे, लेकिन वो इतने कैपेबल नहीं थे अनफॉर्चुनेटली। पर उनके पीपल स्किल्स बहुत बढ़िया थे शायद। सबके कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। मैं उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हाईलाइट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि शायद इसकी वजह से the British liked him more. Possibly. So it looks like Mr. Nehru was the preferred person for the British. तो मिस्टर गांधी ने ये करवा दिया, और फिर उसका लेगेसी है द decades of stagnation in India. इतना जो भारत इतना टूटा हुआ कंट्री था, when you are at such a low point you can rise very fast, लेकिन ये नहीं हुआ। अगर हम जैसे साउथ कोरिया में हुआ, एग्जैक्टली। तो भारत बहुत वर्षों तक पुअर ही रहा। 1990s में हमको फोर्सिबली
लिबरलाइजेशन करना पड़ा क्योंकि हम बैंकरप्ट हो गए थे, तब से हमारा इकोनॉमिक ग्राफ अलग डायरेक्शन में गया है, लेकिन उसके भी अलग प्रॉब्लम्स आए हैं. सो बोथ ऑफ दीज लेगेसीज आर निगेटिव. अगर हम कंपेयर करेंगे तो मिस्टर जिन्ना की लेगेसी ज़्यादा निगेटिव है क्योंकि उनका कंट्री अनफॉर्चुनेटली फेल्ड स्टेट के ब्रिंक पर पहुंच गया है. इट इज़ हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स, बाय द आर्मी. बलोचिस्तान में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है. यू कैन सी द न्यूज़ एवरी डे. पश्तूनिस्तान में बहुत ही ये सेंटिमेंट है कि हम अलग हो जाए पाकिस्तान से. सिंध में बहुत वर्षों से, डेकेड से है जीए सिंध मूवमेंट. तो एक्चुअल जो पाकिस्तान है वो पंजाबिस्तान है. कश्मीर भी उनका हिस्सा नहीं है. कश्मीर का थोड़ा पार्ट उन्होंने लिया है बिकॉज द ब्रिटिश अलाउड देम टू डू इट एंड मिस्टर नेहरू अलाउड दैट. तो पाकिस्तान एक्चुअली इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म टेनेबल स्टेट. और ये उनके नागरिकों के लिए बहुत ही दुख की बात है बिकॉज दे हैव डन नथिंग रॉन्ग, बट दैट्स हाउ इट इज. अभिजीत चावड़ा सर, थैंक यू फॉर वन मोर ब्रिलियंट एपिसोड ऑफ TRS हिंदी. मोस्ट वेलकम. थैंक यू. धन्यवाद. तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड. मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों को ये दोनों एपिसोड अच्छे नहीं लगेंगे. काफ़ी लोगों को ये दोनों एपिसोड्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगेंगे. अकॉर्डिंग टू मी दीज वर सम ऑफ द बेस्ट एपिसोड वी हैव डन विद सर. आई होप कि हर भारतीय तक, हर पाकिस्तानी तक ये दोनों एपिसोड्स पहुँचे हैं. तो हम एक ही, और हमारे इतिहास की वजह से, इम्पीरियलिज्म की वजह से आज भी हमें इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ रहा है. दोनों देशों को कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ रहा है. आई फील कि कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन हमेशा सत्य से, यानी कि ट्रूथ से स्टार्ट होती है. एंड इन दोनों एपिसोड्स को रिलीज करने की वजह ये थी, ट्रूथ. हर किसी को ट्रूथ जानने की ज़रूरत होती है. अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगा तो पार्ट 2 इंडिया और पाकिस्तान के पोस्ट इंडिपेंडेंस, उनके प्रेजेंट और उनके फ्यूचर के बारे में है. वेट फॉर पार्ट 2, शेयर पार्ट 1, एंड आई होप कि आपको ये दोनों एपिसोड्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे. लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम रणवीर एंड द टीम. सी यू नेक्स्ट. ओके भाई, वीडियो हो गई प्रॉपरली एंड. इनका ये पूरा का पूरा जो ये पार्ट 1 पे हमने रिएक्ट किया था और ये पार्ट 2 डार्क साइड ऑफ इंडियन पाकिस्तान हिस्ट्री था, खत्म हो गई है. ओवरऑल असली मजा इसी में था यार. मेन पार्ट दूसरा ही था जिसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन और रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड बात की. इसमें सर ने ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स बताए जो हिस्ट्री में कहीं भी नहीं है. बिल्कुल नहीं है. और वो आप ढूंढोगे ना तो मतलब हिस्ट्री के बुक में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा आपको. और बाकी जो सोर्सेज हैं वहां वो से कोई आपको हिस्टोरियन ही बता पाएगा. Yes. मैं जो इस फील्ड में काम कर रहा हूँ या जानता हूँ, आम बच्चों को उतना पढ़ाया भी नहीं जाता ना. हमारी बुकों में आपको मिला होगा कुछ. सबने अभी क्या होता है कि अभी आप गांधी जी के बारे में कुछ भी बोल दोगे तो बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई भाई सुन लो, सच्चाई सुन लो. उनकी हैंड राइटिंग्स मौजूद है, उनकी कई चीजें मौजूद है. गांधी जी से नफरत नहीं करनी है, पर हाँ ये भी बात सच्चाई है, ऐसा इन्होंने कहा है. बहुत सारी चीजें बताई इन्होंने इसमें. ऐसा इसमें जो सोल्जर्स का था, जो नेवल फोर्सेस थे इंडिया के, उसमें 1946 की बात सर ने बताई थी कि कैसे वो लोग रेबल बन गए थे. दे बिकेम रेबेलियस. तो भाई उन लोगों ने बगावत कर दी थी कि दे विल नॉट सपोर्ट ब्रिटिश जो रूल था वो. फिर गांधी जी ने बोला था पटेल जी को कि भाई जाके उनको समझा के आओ, क्योंकि अगर वो उनको नहीं समझाते तो हमको जो इंडिपेंडेंस है वो 1946 में ही मिल जाता, बट वो एक वायलेंस के थ्रू मिलता हमें. गांधी जी का जो मोटिव था वो नॉन वायलेंस के थ्रू इंडिया को फ्रीडम दिलाना था. तो भाई आपने सुना होगा कि कितने झूले फांसी पे कितनों ने जान गंवाई है. मत बोलो भैया सिर्फ चरखे से आजादी पाई है. शांति से अगर आजादी मिलती ना भाई तो कभी कब्जा ही नहीं होता तुम्हारे देश पर. ठीक है, तो शांति से कुछ नहीं होता है भैया, लड़ना पड़ता है कई चीजों के लिए. हर चीज शांति से नहीं मिली. मैं ये बिल्कुल कहता हूँ कि चलो एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट इनका भी था, एक अलग था. दोनों को साथ लेकर चलने से ही मिली. और ज्यादातर इम्पैक्टफुल सुभाष चंद्र बोस वाला स्टाइल था. मैं बता रहा हूँ क्रांतिकारियों का ज्यादा योगदान है. आपके शांति से कुछ नहीं पड़े रहो, वो भी 100 साल पड़े रहेंगे जब आप कुछ कर ही नहीं रहे, दिक्कत ही नहीं दे रहे. और सर ने एक बहुत बड़ी बात बताई थी, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे तब तक मुस्लिम्स, हिंदू, सिख सब के सब एकदम यूनाइट थे. जितने भी सोल्जर्स थे वो सारे के सारे यूनाइट थे और मतलब एकदम चाहते थे कि उनका जो लीडर बने ना वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही बने. लीडर चाहिए था उन्हें, ऐसा लीडर नहीं चाहिए था भाई जो. और उसके बाद जब उनका मतलब वो जब गुमनाम हो गए एक तरीके से, तो फिर जो मुस्लिम सोल्जर्स थे वो उन्होंने पाकिस्तान में जाना बेहतर समझा. बिल्कुल. तो भाई बात हुई है, शुरुआत से करते हैं जहाँ से वीडियो उठाए गए थे, डार्क साइड से. पहले बात तो सबसे पहले सर ने बोल दिया कि भैया दोनों का जो लेगेसी है वो नेगेटिव है. लास्ट में आते हैं तो उन्होंने यही बोला ओवरऑल
ठीक है। और बात की है उन्होंने जिन्ना की और गांधी जी की। तो जिन्ना के बारे में उन्होंने बोला था पिछले पार्ट में कि वो शुरुआत में सेक्युलर थे, लेकिन बाद में आके वो अपना एक अलग देश चाहते थे और जो भी है, क्योंकि कांग्रेस में उनकी ना एक तरह से डिसरेस्पेक्ट मान लो कि अचानक से गांधी जी आए, उनको ज्यादा वैल्यू मिल गई। पुरानी वीडियो से बता रहा हूँ रेफरेंस लेके, जो इनका पार्ट 1 हमने दिया था। उनका नाराज होना लाजमी भी था, वो भी ठीक था यार। कोई भाई कोई मेहनत कर रहा है, शुरू से ही मेहनत कर रहा है, पैराशूट लैंडिंग कर दो यार, जब तुम उसको कोई वैल्यू सडनली आ जाता है और वो आपसे ज्यादा वैल्यू गेन करने लग जाता है तो भाई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेहनत किसी और ने करी थी। तो भाई वो चले गए थे फिर 10 साल के लिए बाहर, और उसके बाद फिर वापिस आए, ज्वाइन किया और ये सब पूरा हुआ। मुस्लिम लीग के पहले खिलाफ थे, बाद में मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने ज्वाइन किया और पाकिस्तान को क्रिएट किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ आपको सबको पता है, जिसको नहीं पता भाई बता दूं। 1947 के आसपास बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ एक दूसरे का, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए पूरे देश भर में, कई जगह पे हुआ। अभी कोलकाता की बात की थी सर ने इसमें, कि कोलकाता में स्टार्ट किया था 1946 में, जिन्ना ने लड किया था उसे, और 1946 में कोलकाता में नरसंहार शुरू हुए थे। उसके बाद पूरे देश में फैल गया। आपको पता है ये ट्रेन यार कट कट के लाहौर, यहाँ से जो लोग जाते थे ना उधर, वो कट के जाते थे, उधर से जो ट्रेन आती थी उसमें लोग कटे हुए आते थे। आप सोचो कितना भयानक दृश्य होगा वो। जो जेनोसाइड की वजह यही थी कि उनको चाहिए था पाकिस्तान, और मतलब अलग देश चाहिए था, और उनको चाहिए था पावर। हाँ, पाकिस्तान नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था पावर। और पावर कैसे मिलता है इंडिया में रहकर, तो भाई वो वैल्यू लग रहा था उनको, महसूस हो रहा था कि मिल नहीं रही है, तो उन्होंने नया देश ही बना लिया अपना, और अपने उनको लगा कि भाई धर्म के नाम पे इधर उधर हो रहा है, जो भी उनका था। क्योंकि बिगिनिंग में क्या था, एक सर ने बात करी थी, आई थिंक गफ्फार खान की, अब्दुल गफ्फार खान की बात करी थी। आई थिंक वो पश्तून को मतलब यूनाइट करके चलते थे, वो थे भाई आपके अफगानिस्तान में अभी आ चुका है जी। वो थे अब्दुल गफ्फार खान, उनके नाम की रोड भी मिल जाएगी आपको न्यू दिल्ली में, काफी फेमस पर्सनालिटी और फ्रीडम फाइटर। जब वो काफी चाहते थे कि अफगानिस्तान और इंडिया जो है ना, अफगानिस्तान में कुछ इलाके और पाकिस्तान एक्चुअली में जो आज का है करंट, उस टाइम तो इंडिया ही था पूरा, तो वो चाहते थे यूनाइट हो जाए और आजाद हो जाए ब्रिटेन से, और हम लोग अपना आराम से ओपनली रहे। पर जब डिवाइड हुआ ना, तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि गांधी जी और नेहरू जी को कहा था कि आपने हमें भूखे बेड़ियों के आगे फेंक दिया है। उन्होंने ये कहा था जब पाकिस्तान, क्योंकि वो उनका जो पूरा क्षेत्र है वो पाकिस्तान में आ गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान। और सबने बताया भी था कि जो अब्दुल गफ्फार जी थे वो बेसिकली क्या थे कि जब तक गांधी जी की पॉलिसी थी कि वो मतलब सेपरेट नहीं होने देंगे कंट्रीज को, डिवाइड नहीं होने देंगे कंट्रीज में, तब तक वो उनके साथ थे। जैसी उनकी वो साथ लास्ट तक थे, जब तक डिवाइड नहीं हो गया ना, जब तक साथ थे। जब कर दिया ना, तब उन्होंने बोला कि आपने अच्छा नहीं किया, आपने हमको भूखे भेड़ियों के हाथों में छोड़ दिया। ही फेल्ट बिट्रेयल। बिल्कुल, आप देख लो यार, इतिहास उठा के बलूचिस्तान की कहानी पढ़ लो, वहां पे क्या हुआ था। बलूचिस्तान पे तो कभी कब्जा ही नहीं था पाकिस्तान का, तो इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने बलूचिस्तान को कब्जा कर लिया। बताओ, इतना बड़ा स्टेट था। 57% या 53% कहते हैं मास लैंड जो पाकिस्तान का, अकेले बलूचिस्तान का है। अलग पाकिस्तान, सिंध में क्रांति चल रही है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वहां पे अभी काम कर रही है, लिबरेट करने चक्कर में। आपकी मेन जो है पाकिस्तान, पंजाबी जो पंजाब है ना, ग्रेटर पंजाब था, उसके 2 टुकड़े हुए, जो एक इंडियन पंजाब हो गया और एक पाकिस्तान में पंजाब है। ठीक है, उस पंजाब में जो थे ना लोग, वही एक्चुअली में आज भी पूरा पाकिस्तान कंट्रोल कर रहे हैं, वही पंजाबी। आप देखो यार, उनकी भाषा उर्दू है और बोलते पंजाबी है वो लोग। आप उठा के देख लो, पाकिस्तान की भी आइडेंटिटी समझ में नहीं आती है। सर बताते रहे कि उर्दू थोप दी आज भी प्रेजेंट में भी फ्रीडम स्ट्रगल चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। सिंध कर रहे हैं अलग, बलूचिस्तानी कर रहे हैं अलग, बचा पश्तूनिस्तान अलग कर रहा है। वहां पे टीटीपी का है, सर ने पूरी कहानी बताई थी कि नहीं, ध्यान नहीं दिया मैंने इतना। टीटीपी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान भाई। ठीक है, वो जो है ना, अभी जो एक तहरीके तालिबान जो है अफगानिस्तान में काबिज हो चुका है, यूएस जब से गया। ठीक है, वो सपोर्ट कर रहा है टीटीपी को। टीटीपी जो है इनके इलाके में रोज धुआंधार बम ब्लास्ट करती है, कभी इनके सैनिकों को मारते हैं। अभी वो चाहते हैं कि जो इलाका पश्तून का है, पश्तून बोल रहे हैं, जो पश्तून रीजन है, वो दे दिया जाए अफगानिस्तान को, या इंडिपेंडेंट हो जाए। वो उनकी मांग ही अलग है भाई। और ये पूरा, और वो वहां तक रुकेगा नहीं बंदा, वो फैलता जाता है। ये चीजें ऐसी हैं जो फैलती जाएंगी। और पाकिस्तान की जो अभी करंट गवर्नमेंट है ना, वो उनसे पैचअप करने गई है। आपको बता दूं, करंट न्यूज बता रहा हूँ एकदम, 2-4 दिन पहले आया था कि वो उनसे जाके उनसे बात कर रहे हैं भाई, कि चलो आओ पैचअप कर लेते हैं, कुछ नेगोशिएट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। बताओ, आतंकवादियों से नेगोशिएट कर रही है वहां की गवर्नमेंट और आर्मी। इसमें सर ने एक और बात बताई थी, जो डोरेंट लाइन जो भी ड्यूरेंट लाइन जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है, पहले वो किसके बीच में थी? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में थी। ड्यूरेंट लाइन भाई दुर्रानी अंपायर से डिराइव हुआ है, ड्यूरेंट लाइन। और
ड्यूरेंट लाइन जो है वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को कहते हैं, जैसे LAC इंडिया चाइना को कहते हैं और LOC इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर लाइन को कहते हैं। ऐसे ड्यूरेंट लाइन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, ठीक है। उसमें क्या हुआ है सीन की जब सिख अंपायर हुआ था, ये सब पता है मुझे, हिस्ट्री पता है, मैंने दोबारा रिकॉल कर दी सर ने। उसके बाद क्या हुआ भाई कि सिख अंपायर ने जब टेरिटरी मिलाई तो कुछ पश्तून का इलाका आ गया इंडिया में उस टाइम, ठीक है। वो अभी फिलहाल पाकिस्तान में है आज भी वो इलाका, उसी पे ही लड़ाई है अफगानिस्तान जो TTP कर रहा है ना, वो उसी पे ही लड़ाई कर रहा है कि इलाका हमारा हमें दे दो। एथनिक ग्रुप वाली जो सर ने बात करी, और जो सर ने बात की थी अफ्रीका का, आप मैप उठा के देखोगे अगर अभी जाना गूगल पे या कहीं भी मैप देखना अफ्रीका का और देखना किस तरीके से वो कंट्रियां वहां पे बटी हुई है, स्क्वायर में बटी हुई है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है किसी को स्क्वायर में एकदम बांट देना किसी भी कंट्री को? आप बताओ, खुद सोचो, आप उठा के देखना मैप अफ्रीका का, 24 घंटे अवेलेबल है गूगल मैप्स पे, जाना और देखना, थोड़ा जूम करोगे सारे दिखेंगे एकदम प्लस का साइन की तरह कटे हुए हैं पूरे। भारत का आप देखो जियोग्राफिकल एरिया कितना अलग अलग है, किसी भी कंट्री का मैप ऐसा स्क्वायर सा तो नहीं होता ना जल्दी, कोई इधर बढ़ा हुआ है कोई इधर कम है, ऐसा आगे पीछे होता है। स्क्वायर में काटोगे तो घर ही कट जाएगा ऐसे, तो, अलग हाँ वो वही है कि पूरी इन लोगों ने वहां पे करके उनके जो ग्रुप्स थे ना, अलग अलग ग्रुप्स, कोई कुछ में मानता है, एथनिक ग्रुप्स अलग अलग होते हैं यार हर जगह पे, ऐसा कर दिया कि अफ्रीका में आज भी भाई साहब चलता रहता है लड़ाई झगड़ा, पता ही है आपको, बहुत बड़े लेवल पे उधर भी। तो ये भाई ब्रिटेन का स्टाइल था, फूट डालो राज करो, बहुत फेमस है ये चीज। और सर ने इसमें एक और बात बताई कि मतलब वही डिवाइड करने वाली है बेस्ड ऑन एथनिक ग्रुप्स, और बेसिकली डिवाइड इसलिए करवाना चाहते थे ब्रिटिशर्स ताकि उनका इन्फ्लुएंस उस कंट्री पे बना रहे जो कंट्री सेपरेट होकर बाहर निकली है। और तब वो भी बात की थी सर ने, जो नेवी की इंडियन नेवी ने जो रेबेलियन किया था 1946 में, म्यूटिनी नाम था ना उसका, इंडियन नेवी म्यूटिनी 1946, इंडियन ब्रिटिश नेवी, ऐसा ब्रिटिश इंडियन नेवी म्यूटिनी समथिंग लाइक दैट। और उसके बारे में हमें नहीं पता था, आज पता लगा है देख के कि ऐसा हो चुका था। उन लोगों ने 3 झंडे लगाए थे, उन्होंने लगाया था मुस्लिम लीग का झंडा, कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा और इनका झंडा कांग्रेस का, कि कोई तो सपोर्ट करेगा, किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि भाई कंडेमनेशन भेज दिया और बाद में पटेल जी को भेजा गया, पटेल जी ने उन लोगों को समझा, उन्होंने अपने हथियार डाल दिए, उन्होंने देखा जब पॉलिटिकल पार्टीज ही हमें सपोर्ट नहीं कर रही, मतलब देश नहीं कर, उन्होंने ऐसा ले लिया। उसके बाद जो उन्होंने वादा किया था कि आपको कुछ नहीं होगा, और बाकी क्या हुआ फिर, पेंशन वगैरह सब रोक दे, पेंशन रोक देगा, कोर्ट मार्शल का मतलब होता है निकाल दिया गया उन्हें, आर्मी से सब बंदों को इंडियन नेवी में से निकाल दिया गया। तो ये सब था। खैर उस टाइम आप पढ़ोगे तो एक और है कि इंडियन एयरफोर्स में नाम भूल रहा हूँ यार, पटनायक करके समथिंग कुछ नाम था, वो लेटर उड़ती हुई हवाई जहाज से वो फ्री इंडिपेंडेंस का वो फेंकते थे, क्या कहते हैं, पैम्पलेट टाइप का, फ्री इंडिया फेंकते थे ऐसे करके। तो नाम भूल रहा हूँ मैं, बीजू पटनायक था कि क्या नाम था उनका। तो बहुत सारी कहानियां हैं, अबे इतनी हिस्ट्री है भाई, इतनी हिस्ट्री कि आप पागल हो जाओगे, याद नहीं रहेगी। मतलब मैं तो ये जब सर ने बताया कि जब रिवेलियन हो गया था इंडियन नेवी का उस टाइम 1946 में, अगर वो बात कि इंडियन नेवी ने दे बिकेम रिबेलियस, अगर उनको पता लग जाता है कि इंडियन आर्मी को पता लग जाता है, यहाँ पर जो ब्रिटिश आर्मी थी उस टाइम, ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी एक तरीके से, उनको पता लग जाता तो हमें इंडिपेंडेंस मिल जाता, 1946 में ही मिल जाता, बिल्कुल मिल जाता भाई, इसमें कोई शक ही नहीं है। आप बताओ ना किसी भी एरिया को गवर्न करने के लिए आर्मी की जरूरत पड़ती है, अगर कोई बगावत कर देगी तो बिल्कुल, आर्मी बगावत कर देगी तो आप रोक पाओगे? इतना बड़ा देश है आपकी, क्या ही आज भी देख लो ना, कर सकता है क्या कोई? 135 करोड़ का देश है, लोग अगर आ जाए और आर्मी साथ आ जाए लोगों के, तो अच्छी अच्छी चीजों को उखाड़ के फेंक दिया जाए। पाकिस्तान में अगर आर्मी का रूल चलता है ना, आर्मी हट जाए पाकिस्तान की, तो क्या होगा उसका बताओ आप? ये पूरा आर्मी का कंट्रोल और ब्रिटेन करता था, क्योंकि वो पैसा देता था हमारे भाई बंदों को जो भी जॉब कर रहे थे उनके लिए। तो वही देखो, उन्हें गाली देना भी गलत है, वो कर्तव्य करते, ड्यूटी का मतलब जॉब होता है, अपनी जॉब कर रहे थे, पैसा ले रहे थे वो। आप अब देश के मायने में देखो तो अलग है, बाद में उनका भाई योगदान रहा। बाकी इसमें बात की, जो मेन बात की भाई, जब सुभाष चंद्र बोस जी का नाम लेते रोंगटे खड़े हो जाते हैं नाम लेते ही उनका, मतलब एकदम से दिमाग में पीछे से पता है क्या म्यूजिक आ रहा था, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक तरीके से सर ने भी इसमें बोला है कि जो गुमनामी बाबा वाली स्टोरी है वो काफी हद तक सही हो सकती है। बिल्कुल सही है, मैं तो मानता हूँ वो सही है, हो नहीं सकती है वो है। आप उठा के देखो उनके बारे में पढ़ो, आपने पता है जो वो चश्मा पहनते थे गुमनामी बाबा, आप फेस देखो, फेस भी मिल रहा था, बस दाढ़ी बड़ी हुई थी, फेस तक मिल रहा है, ठीक है। उनका थोड़ा लेटर वर्जन है, थोड़े से बूढ़े हो गए थे वो, तो ऑब्वियसली यार बूढ़े होंगे, एज बढ़ती है, तो उसमें आप देखोगे फेस सेम है, चश्मा सेम लगाते हैं। और जब वो शायद एक्सपायर हो गए हैं तो उनके बाद उनके जो घर में जाके जो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाले गए, साइन करने का तरीका एकदम सेम, राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं जो पकड़ते हैं, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम है।
बताओ आप, सब कुछ सेम था। तो यार भाई मैं तो 100% मानता हूँ कि वो थे। आज तक पता कैसे नहीं चला। फॉर्मोसा जो ताइवान है आज की डेट में, वहां पे बोला जाता है कि इनका प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें इनकी मृत्यु हो गई कोई थी, रिकॉर्ड ठीक है, नहीं। रेडियो पे बताया गया था कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है, लेकिन कोई रिकॉर्ड आज तक नहीं है। आप मूवी देख सकते हो बोस डेड और अलाइव, काफी कॉम्प्लिकेशंस है। दो भाई हिस्ट्री के दो पर्सनालिटी हमारे इंडिया के, उनका कुछ नहीं पता लगता। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कुछ पता नहीं लगता कि उनकी डेथ का एक्चुअली में रीजन, मिस्टीरियस डेथ हुई है, कैसे हुई है पता नहीं। और एक इनके बारे में बिल्कुल भाई, इनकी जो फाइलें हैं ना डी क्लासीफाइड है, आज भी क्लासीफाइड है। उनको डी क्लासीफाइड करने की डिमांड चल रही है कि क्लासीफाई जो है उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म में लाया जाए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि अगर हम उसको ले आएंगे ना पब्लिक में तो काफी देशों से हमारे रिलेशंस खराब हो सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है। पता नहीं 24 की 25-26 खराब होने की पूरी संभावना है, क्योंकि देखो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो सेना बनाई थी अपनी उस टाइम फ्रीडम के लिए, बेसिकली उन्होंने हेल्प ली थी नाजीज उस टाइम, जो जर्मन जो अभी चल रहा है वो उस टाइम वो कर रहे थे अलायंस और ये सब जो चल रहा वो था उस टाइम यहूदियों का मर्डर चल रहा था वहां, यहूदी मैसेकर चल रहा था इजराइल से खराब हो जाएंगे रिश्ते, तो इन्होंने फिर सपोर्ट, तो बड़ा सीन है यार। आप देखो यार क्या ही करे, गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई सब कुछ मिला के चलो, लेकिन भैया फ्रीडम फाइटर हमारे लिए वो थे, हैं और रहेंगे सबसे ऊपर। इसमें सर ने एक और बात बताई जिन्ना के बारे में। भाई जिन्ना की जो फैमिली है ना वो पाकिस्तान में गई नहीं, वो पाकिस्तानी आज भी नहीं है, कभी उन्होंने पाकिस्तान को अपनाया नहीं। और नेस्वाडिया प्रीति जिंटा के पता हाँ, हाँ। मुझे तो आज पता लगा भाई कि नेस्वाडिया जिन्ना के खानदान से, वो ग्रैंड सन, हाँ वो है इनके। तो आप बताओ, इनकी बेटी कैनेडियन या शायद सर बताते यूएस की कहीं की सिटीजनशिप है, ठीक है, वो तो अब रहे ही नहीं। जिन्ना जी, प्यारे जिन्ना जी, इनके रहे ही नहीं। उनके जो ग्रैंडसन्स हैं वो भी इंडियन है, उनके बेटे भी इंडियन है, प्रीति जिंटा से शादी हुई है। और वो भैया मालिक भी है आपके उसके थे पंजाब टीम के ना, आईपीएल के, नेस्वाडिया किंग्स 11 पंजाब के को-ओनर। ये भी मुझे यार आज देखो नेस्वाडिया के बारे में पता था, पर ये नहीं पता था कि इनके ही खानदान से आते हैं। मुझे पता था यहाँ इनके हस्बैंड है प्रीति जिंटा के। तो भाई बड़ा ही यार मतलब दो चार ऐसी चीजें हैं ना कि जो दिमाग हिला देती है अगर सोचो तो यार क्या क्या सीन है। अब ये बताओ कि ये पाकिस्तानी जो खुश होते हैं भाई अपने फोर फादर पे भाई, यार उनका तो एक बंदा नहीं रहता वहां पे, कोई रहता हो तो हमने यार बताना, क्या पता और बच्चे हों उनके जो वहाँ कुछ हो। ये तो फेमस पर्सनैलिटीज बता दी, क्या पता वैसे होंगे नहीं। और सर ने जाते जाते एक बात, मतलब सर ने बात करी एक और गांधी जी की लेगेसी के बारे में, जिन्ना की लेगेसी के बारे में, कि दोनों की लेगेसी क्या है आफ्टर इंडिपेंडेंस। भाई जिन्ना की फेल लेगेसी है क्योंकि उनका स्टेट जो फेल्ड हो, इस तरीके से 1980 तक फेल्ड स्टेट नहीं था वो। 1980, 1970, 80s में आप उठा के देखोगे पाकिस्तान को तो फेल्ड स्टेट नहीं था तब तक, क्योंकि भाई दबा के समर्थन दे रहा था उसे कौन, यूएस से खूब पैसा दिया है, खूब कुछ किया, काफी तेज इनकी इकोनॉमी आप उठा के देखो, फिर भी उठा के देखो अच्छी चल रही है। खुद के बलबूते पे चीजें ना हो तो नहीं, उसके बाद तो पता लग गया ना, वो एक खोखला बबल बनाया था उन्होंने प्रमोशन का अपने, उसका क्या कहते हैं, विकास का, एक नकली एक था, समझ रहे हो, उसमें दम नहीं था। आज पता लग रहा है क्या हो रहा है, देश हट गया वो पीछे तो क्या हालत हो गई है। भारत ने 1991 में सर ने जो बोला कि बड़ा, वो भी फोर्सफुली हमने किया क्योंकि हम आईएमएफ पे लोन लेने गए थे। उनकी शर्तें थी कि भारत अपना मार्केट खोले और ये काम करे, ठीक है, तब जाके आपको लोन मिलेगा और आप ऐसे ऐसे करके, समझ रहे हो। आईएमएफ कहते हैं डॉक्टर होता है इकोनॉमी का। तो उन्होंने अपने हिसाब से इंडिया की जो जितना भी मार्केट था वो बंद था, पहले इंडियन कंपनी ही काम करती थी, जो भी से खोल दिया गया पूरी दुनिया के लिए। ऐसे करके यहाँ से फिर हमारा अलग ही एक ट्रेजेक्ट्री हम लोगों ने पकड़ ली। इसके फायदे नुकसान है, हर चीज का फायदा और नुकसान होता है, हर चीज का। तो ये भाई पूरी कहानी ये थी। ओवरऑल बात ये है कि भैया सर के हिसाब से गांधी जी की भी नेगेटिव ही थी, लेकिन जिन्ना जी की ज्यादा नेगेटिव थी। और बाकी लास्ट में जो ये इंडिया पाकिस्तान के बारे में बोल रहे थे बड़ा कि लोग एक ही हैं, अबे लोग एक नहीं रहे भाई। अब मैं आपको बता रहा हूँ लोग एक हैं, ये बात सच है कि हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं एक थे, पर आज के डेट में ना वो हमें मानते हैं तो हमको इतना शौक नहीं है कि हम उन्हें अपना माने, ठीक है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, पाकिस्तानी ऑडियंस जो सुनना है सुनने भाई, ये हकीकत है। अगर देश बांट दिया गया है धर्म के नाम पे तो आप लगा लो कि उनकी मानसिकता क्या है। और ये सब पुरानी बात है, अब तो बहुत ज्यादा जिहाद ये सब चीजें जो हो गई ना पाकिस्तान में फैल चुकी है, एक्सट्रीमिज्म फैल चुका है, आप उसको काउंटर नहीं कर सकते। बहुत कम लोग बचे हैं अच्छे, बिल्कुल। आप देख लो, हर बार पता क्या कहते हैं, इंडिया नंबर वन दुश्मन है, हमारा हरीफ है, ऐसा बोलते हैं। पाकिस्तान में जो समझदार लोग हैं उनको ये पता है कि जब एक बार इंडिया से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी ना
तो उनकी कंट्री सुधर जाएगी, उनके वो हालात करेंगे, मजबूर सुधर जाएंगे होंगे भाई। वो। अभी पता लग रहा भाई FATF से निकलने वाले हैं, लेकिन अभी निकले नहीं है। अभी एक टीम जाएगी, विजिट करेगी, फिर पता लगेगा। तो बड़ा खुश हैं सब, देखो क्या होता है। यूएस का आजकल सपोर्ट ज्यादा ही हो रहा है उन्हें, मैं देख रहा हूँ यूएस धीरे धीरे उनके पाले में कैसे जा रहा है। और फिर से जाने तो कोई नहीं, हम भी रूस के पाले में ही बैठे हुए हैं, लेकिन हमें अपना पाला बनाना है खुद का। यस, खुद का पाला बनाना है, हमारे और हम पाले में चाहते हैं कि दुनिया है। हमारे पाले में दुनिया है। बिल्कुल। तो भाई वीडियो करते हैं, कैसी लगी वीडियो जरूर बताना। क्या नया आपने जाना जो आपको नहीं पता था? हमने तो 2-3 पॉइंट इसके बता दिए जो हमको बिल्कुल नहीं पता थे यार। एक तो इंडियन आर्मी नेवी वाली बात, एक नसवाड़ी वाली बात बिल्कुल नहीं पता थी भाई इसमें से। तो भाई ये थी वीडियो, और वीडियो बहुत ज्यादा मतलब अच्छा, एक चीज और याद आ गई वीडियो एंड करने से पहले कि भाई सुभाष चंद्र बोस जी का क्या होता था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब भारत आजाद हो गया तो नेहरू जी को पावर मिली, ठीक है। पता लगा है कि इनके जो फैमिली में जो भी लेटर्स आते या जाते थे ना, CID उस टाइम जो इंडिया की थी, वो किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई थी हमारे। वो उनके लेटर जब उनके घर पे जाते थे ना, कैसे भी लेटर उनके घर में जा रहे हैं उनके घर वालों से रिलेटेड, पहले रास्ते में से खोल के पढ़ा जाता था, फिर उसे बंद किया जाता था, फिर भेजा जाता था उनके घर। बात तक चलाई है आज़ादी के बाद भी। तो ये बहुत ही शेमफुल है, ये बहुत ही शेमफुल है। अंग्रेज तो करते ही थे, अंग्रेज तो चाहते ही थे कि भाई इनके पूरी नजर रखो, लेकिन आज़ादी के बाद भी शायद 5-10 साल तक लगातार उनके फैमिली के साथ ये सब होता रहा है। ये तो लिखित है, ये सब प्रमाणित है। तो ये सब चीजें थी इसके अंदर, और मतलब वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव था, और का फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने एकदम हिट बना दिया भाई, आप लोगों को पसंद आया भाई, तो इसलिए हमने पार्ट 2 ही बना दिया। और होप कि आपको अच्छा लगा है, जो हमने बातें बोली हैं अपनी तरफ से, जो रिएक्शन दिया है वो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाए और वहां हमसे जरूर जुड़े। Yes. मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।